इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें जो ओएमआर सीट दिखाई जा रहा है ये एक नमूना है। इसी तरीके से आपको अपने पेपर में ओएमआर सीट को भरना है, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। उनको हाई स्कूल की ओएमआर सीट को भरना जो 2023 में परीक्षा होगी। आप देख पा रहे हैं कि ओएमआर सीट ऐसे ही कुछ है और यहाँ देख रहे हैं आप, कुछ विवरण दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इसे भरा जाएगा। ऊपर देखिए, सबसे पहले जिला कोड का नाम, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड नाम, प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र मार्क या सीरीज, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। इसके अलावा विद्यार्थी का अपना हस्ताक्षर 2 जगह करना। आगामी हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। जो प्रश्न लाल से गोला किया गया है वह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है। उदारवाद से तात्पर्य है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समता। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ वह है फ्रांस। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था अथवा निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? ज्यूसेप मेज़नी ने। 1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस की क्रांति हुई 1789 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क का। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1848 में। नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815 ईस्वी में। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से। फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्रायः कहा जाता है नेपोलियन की संहिता। निरंकुशतावाद का तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। वियना की संधि कब हुई थी? सन 1815 ईस्वी में। ज्यूसेppe मेज़नी का संबंध है इटली के एकीकरण से। 1861 में एकीकृत इटली का साम्राज्य किसे घोषित किया गया? इमैनुएल द्वितीय को। जैकोबिन दल का संबंध था फ्रांस से। ज्यूसेppe मेज़नी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था यंग इटली। गैरिबाल्डी संबंधित था इटली के एकीकरण से। जर्मन संस्कृति में बोस्काजिस्ट का आशय था राष्ट्र से। निम्नलिखित में से किसे 1861 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? विलियम प्रथम को।
1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? असीमित राजतंत्र। पुनः जागरण युग का उद्भव किस देश में हुआ था? इटली में। निम्नलिखित में यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिख। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? सन 1915 में। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रैलेट एक्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अधिक महत्व क्यों दिया? उपर्युक्त सभी। करो या मरो का नारा किसका था? महात्मा गांधी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सन 1930 में। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? सन 1922 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? नमक कानून तोड़कर। रैलेट एक्ट कब पारित हुआ? सन 1919 में। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? सन 1928 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा किसका कथन था? बाल गंगाधर तिलक का। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? सन 1920 ईस्वी में। निम्नलिखित स्थान की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने सन 1922 में असहयोग आंदोलन रोक दिया, अथवा असहयोग आंदोलन ने किस स्थान पर हिंसक रूप लिया? चौरी चौरा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? गांधी जी ने अनुभव किया कि आंदोलन ने कई स्थानों पर हिंसक रूप ले लिया है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज प्रकाशित हुई सन 1909 में। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? गांधी जी को। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? जनरल डायर ने। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी को। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को। निम्नलिखित में से किसने बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्नलिखित में से किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार। सन 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? सन 1929 ईस्वी में। ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण
था जनसंख्या में वृद्धि। अफ्रीका में रेंडर पेस्ट क्या था? एक बीमारी। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? अमेरिका पर। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था सन 1914 में। बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? सन 1804 में। देश की पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? सन 1855 में कलकत्ता में। जे.एन. टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह व इस्पात संयंत्र स्थापित किया? सन 1912 में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? चीन में। किसके छापे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ? मार्टिन लूथर। ज्योतिबा फूले द्वारा जात प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखी पुस्तक है गुलामगिरी। 1871। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ सन 1878 ईस्वी में। आगामी हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? पवन ऊर्जा। अचक्रीय संसाधन है जीवाश्म ईंधन। इनमें से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र में। लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र, असम, मेघालय। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय योग। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटराइट मिट्टी। भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है 43%। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? चट्टानें। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तमिलनाडु, उड़ीसा। जलोढ़ मिट्टी को किन दो भागों में विभाजित किया जाता है? बांगर और खादर। निम्नलिखित में कौन सा एक संभावी संसाधन है? पवन ऊर्जा। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है? मत्स्य उद्योग। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत संसाधन है? प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? ये सभी। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है? ये सभी। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? खनिज संसाधन। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? सीमेंट। भूमि एक संसाधन है? प्राकृतिक। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है मालवा प्रदेश में। पंजाब में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में कौन सा जैविक अजैविक संसाधन है? चट्टानें। निम्नलिखित में कौन सी लुप्त जाति है?
एशियाई चीता भारत में संकटग्रस्त प्रजाति में सम्मिलित है। चंदन जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है अभयारण्य। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है? उत्तराखंड में। भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। स्थानांतरित कृषि को पूर्व उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग कृषि के नाम से। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सन 1972 में। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में है? राजस्थान में। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अलवणीय जल प्राप्ति का स्रोत है? ए व बी दोनों। धरातल पर जल की कमी का कारण है उपर्युक्त सभी। सतलज व्यास नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नंगल परियोजना। महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है हीराकुंड परियोजना। पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होने का कारण है इंदिरा गांधी नहर। भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया है? तमिलनाडु। बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है ये सभी। सलाल बांध किस नदी पर बना है? चिनाब। महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? भागीरथी पर। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कावेरी नदी। राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जल विद्युत से। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 97.5% भाग। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? असम। निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? गन्ना। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के कौन से दशक में हुआ था? 7वें। निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? गेहूँ। निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? पंजाब में। निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें। निम्नलिखित में किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड में। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें। निम्नलिखित में कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? गेहूँ। निम्नलिखित में किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? दलहन। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? बी तथा सी दोनों। कर्तन दहन कृषि या जूमिंग कृषि निम्नलिखित में किस राज्य में पाई जाती है? मिजोरम। निम्नलिखित में कौन सी रेशेदार फसल है? ये सभी। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? दालें। निम्नलिखित में कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट। निम्नलिखित में कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तरबूज।
रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर दिसंबर। निम्नलिखित में कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत शामिल की जाती है? ज्वार। निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को कहा जाता है भूतापी ऊर्जा। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? जीवाश्म। झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए। मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधन कारखानों के लिए। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है अब्रक का। विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है भूपर्पटी। निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है? लौह अयस्क। निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मैंगनीज। निम्नलिखित में कौन सा खनिज आधारभूत है? लौह अयस्क। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला। कोरबा प्रसिद्ध है कोयले के लिए। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? लौह अयस्क से। आग्नेय चट्टान में पाई जाने वाली खनिज है ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा खनिज अधात्विक है? अब्रक। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सीमेंट। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? उड़ीसा। कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहा जाता है विनिर्माण। निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत उद्योग है? लोहा इस्पात। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सीमेंट। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? सेल। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम प्रगलन। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? इलेक्ट्रॉनिक। निम्नलिखित में से कृषि के बाद किस उद्योग ने सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया है? वस्त्र उद्योग। विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। भारत की अधिकांश चीनी मिलें किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश तथा बिहार में। निम्नलिखित में कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? सड़क परिवहन। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग संबंधित है
सड़क परिवहन से। सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था सन 1960 में। निम्नलिखित में कौन सा दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? सिलचर तथा पोरबंदर। भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी सन 1853 में। भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्नलिखित में किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई? मुंबई से थाणे। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? कच्चा पेट्रोलियम। निम्नलिखित में कौन सा पत्तन या बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? विशाखापत्तनम। विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? दो देशों के मध्य। निम्नलिखित में किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? उर्वरक का। दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है आंतरिक व्यापार। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? वायु परिवहन। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार। निम्नलिखित में कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आगामी हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इंग्लैंड में। भारत में संघीय सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। श्रीलंका का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक समूह सिंहलियों का है। श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? 1956 में। निम्नलिखित में से कौन सी अल्पसंख्यक जात बेल्जियम में अपेक्षाकृत धनी और शक्तिशाली है? जर्मन। किसी देश में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास के बड़े टकराव का रूप ले लिया? श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सा बहुल वर्ग है? सिंहली। बेल्जियम कहाँ स्थित है? यूरोप में। निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था? यूगोस्लाविया। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? जनता के। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है? संघ को। निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? मुद्रा। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है संघीय सरकार।
निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? दिल्ली। भारत में कुल कितनी के संघीय राज्य हैं? 28 राज्य। निम्नलिखित में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? व्यापार। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का केंद्रीकरण। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 22। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई 1992 में। संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में कौन सी विषय समावर्ती सूची में सम्मिलित है? शिक्षा। लोकतंत्र में शक्तियों का स्रोत है जनता। निम्नलिखित में कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा। समावर्ती सूची का विषय नहीं है विदेशी मामले। निम्नलिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? 26 जनवरी को। अधिकारों और अवसरों के मामलों में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति कहलाता है नारीवादी। नारीवादी वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है? ये सभी। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है? भारत। निम्नलिखित में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? नॉर्डिक देशों में। भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? 10 वर्ष। निम्नलिखित में से किस देश ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है? भारत। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझना महात्मा गांधी का विचार था। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है अथवा निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? स्थानीय निकायों में। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था है राजनीतिक दल। निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य है? उपर्युक्त सभी।
निम्नलिखित में से जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। चीन में शासन करने वाली अकेली पार्टी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी। निम्नलिखित में से किस देश में दो दलीय व्यवस्था है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। वर्तमान में विश्व में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकारों की संख्या अधिक है? लोकतंत्रात्मक सरकार। उन प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं? पारदर्शी प्रक्रिया। वैध शासन व्यवस्था के मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होता त्वरित निर्णय। निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह ए और बी दोनों सही है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। ये सभी औसत आय को कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? फ्रांस। प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? औसत आय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। विकास का महत्वपूर्ण घटक है औसत आय। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। ये सभी। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा की। भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं? 85%। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? 1983। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? ये सभी। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? केरल। निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? ये सभी। निम्न पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश। मानव विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 132वां स्थान। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ये सभी।
आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है। ये सभी निम्नलिखित में से किसे कृषि क्षेत्रक कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अथवा कार्य तृतीय क्षेत्र का नहीं है? कृषि। उद्योगों को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? द्वितीयक क्षेत्रक। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि। एक वस्तु का अधिकांशतम प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पादन कहा जाता है, अथवा एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र के गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? पूंजी। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लागू किया गया? 2005। सेवा क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, अथवा सेवा को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तृतीयक क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित हैं? उद्यमों के स्वामित्व। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? कृषि मजदूर। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खनन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? मछुआरा। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों द्वारा। द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्रक। मुद्रा का महत्व है उपर्युक्त सभी। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा का आधुनिक रूप है। ये सभी ऋण की शर्तों में शामिल है। ये सभी शाखा उपलब्ध करवाने के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। ये सभी कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? समर्थक ऋणधार। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? फसल उगाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखती है? भारतीय रिजर्व बैंक। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं श्रमिक। वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं धनी वर्ग के उपभोक्ता। एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विश्व व्यापार संगठन। तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? इंटरनेट। देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है विकसित देशों के लोगों के। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी अथवा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत पोषणी विकास से। भारत का अधिकांश विदेश व्यापार होता है समुद्री मार्ग से। भारत में आर्थिक उदारीकृत की शुरुआत 1991 में हुई। उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल है ये सभी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1986 में। विक्रेता अथवा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है ये सभी। उपभोक्ता का कर्तव्य है उपर्युक्त सभी। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद के निपटारे के लिए स्थापित किया जाता है ये सभी। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। एक मार्क किस वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? खाद्य पदार्थ। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? उपर्युक्त उपभोक्ता केंद्र।